नमस्कार। मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग एशियंट और मेडुअल पे चर्चा कर चुके हैं। अब आज से मेरी जो क्लास आपकी मिल रही है वो मॉडर्न इंडिया के बारे में मिल रही है। खासतौर से आज आपको जो है कि समाज धर्म सुधार आंदोलन, कुछ जनजाति आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आपको आते हैं यूपीएससी में, उसके बारे में चर्चा आपसे करूंगा। हमारी टीम, हमारी संस्था विद्या एडुटेक आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रही है और प्रश्नों का लेवल इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ताकि उससे संबंधित अगल बगल जितने प्रश्न आए आप उसको अच्छे से कर पाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब मेरे सामने कोई प्रश्न आता है तो उसके अगल बगल भी आपको थोड़ा सा मैं परिचय करवा देता हूं कि उसके अगल बगल भी जो पोस्टमार्टम जिसको आप बोलते हैं, तो उसका पोस्टमार्टम थोड़ा सा अलग ढंग से मैं कर देता हूं ताकि अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। वैसे एक लिमिटेड टाइम में सारी चीज बता पाना संभव नहीं होता। तो आइए जरा इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमको क्या कर रहा है, इसका सही और सटीक उत्तर इसमें क्या है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमको विचार करना है और खासतौर से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा गया। कह रहा कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना यरवदा समझौता के बाद महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमसे पूछ कैसे रहे, क्या चीज इसमें है। देखिए, इसमें दो चीज हमसे पूछा गया। करे कि इसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लोग, उसे को बाद में करें कि हरिजन सेवक संघ की बात कर रहे हैं। करे कि यरवदा समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी और इसके बाद जो है कि अंबेडकर साहब के बीच में एक जो है कि दलित जातियों के उत्थान के लिए एक प्रकार का समझौता हुआ था, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। वो कब हुआ था? आप कहेंगे कि 24 सितंबर और इसके बाद 1932 को पूना की यरवदा जेल में हुआ था। उन्हीं से संबंधित ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। उसमें आपने देखा था कि गांधी जी ने दलित जातियों के उत्थान के लिए और अंबेडकर जी के बीच में एक जो समझौता हुआ, उस समझौते में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनको आरक्षण देने को, उनके उत्थान से संबंधित बात को पर विचार किया गया। बहुत सारी छूट, जैसे उनके लिए जो है कि सीटों का रिजर्वेशन किया गया, नौकरियों में आरक्षण की बात की गई, शिक्षा से विकास संबंधित बातें की गई, ताकि जो एक हाशिए पर रहने वाला समाज था उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश किया जाए। इसकी चर्चा हम लोग आगे जब नेशनल मूवमेंट आएगा तो उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां से सवाल आपको अधिकांशतः बनते रहते हैं। तो 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था, जिसमें अंबेडकर साहब और इसके बाद जो है कि गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। इसी को हम पूना में हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मात्रा यह है कि जो आपको करें कि बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये जो आपका हरिजन सेवक संघ है, कभी कभी आपको हरिजन सेवक संघ की बात जो हमसे कर रहे हैं, सेवक संघ की जो बात हमसे की जा रही है, इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर 1932 को हुई थी। आपसे कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। 30 सितंबर 1932 को हुई थी। तो डेट भी कई बार पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, किस तिथि को हुई थी। तो 30 सितंबर 1932 को हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? जीवी ठक्कर एक नेता थे। गांधी जी ने इसको स्थापना किसके साथ किया था? आप कहें कि जीवी ठक्कर के सहयोग से गांधी जी ने किया था। एक दलित नेता थे। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, सवाल कई बार पूछा गया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहेंगे प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीडी बिरला साहब थे। जीडी बिरला साहब थे। कई बार आपसे सवाल यहां से पूछा गया। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो हमको समझ में आ गई कि बिल्कुल सही है।
24 सितंबर को आप देख रहे हैं कि ये हुआ था। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि 30 सितंबर 1932 को जो है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। और इसकी बात करेंगे, उसके जस्ट बाद आया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने कहा कि डीडी बिरला साहब थे। ठक्कर एक दलित नेता थे जो माने जाने थे, तो उनके सहयोग से किया था। तो पहली बात आप कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या करा। कह रहे कि आत्मसम्मान आंदोलन, इसी को सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन कहते हैं, का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां पिछड़ी जातियों को समान अधिकार प्राप्त हो। थोड़ा इनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि अभी याद रखिएगा कि इनकी शताब्दी वर्ष भी मनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका आत्मसम्मान जो आंदोलन है, ये 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया था। और अभी आप देखेंगे ना कि इसका शताब्दी समारोह भी मनाया गया है पेरियार के द्वारा। शताब्दी समारोह भी इसका मनाया गया है। तो कई बार आप देख रहे हैं कि इस समय तमिलनाडु की राजनीति, जैसे बीजेपी क्या है, प्रो हिंदू एक प्रकार की उनकी राजनीति है। और उधर आप देखेंगे कि एम.के. स्टालिन की जो विचारधारा है वो खास तौर से बीजेपी के विरुद्ध, यानी एक खास तौर से पेरियार के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं कि पेरियार में जो धर्म के अंदर कट्टरता थी, जो ब्राह्मण वर्चस्व की अवधारणा थी, उसको चुनौती उन्होंने दिया। पुराणों और जिसके जो धार्मिक साहित्य थे उनकी प्रतियां जलाई और उन्होंने कहा कि यह दलित जाति विरोधी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1925 में ये सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन, जिसको आत्मसम्मान, इसी को आप देखें कि प्रेयर सोसाइटी भी कहते हैं, इसी को आप देखेंगे तो ये आंदोलन चला था। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से दक्षिण भारत में आंदोलन बड़ा तीव्र रहा है। और 1925 में इसकी स्थापना पेरियार ने किया था। और इसके बाद एक बहुत फेमस आंदोलन था। तो आप कहेंगे कि पिछड़ी जातियों के सम्मान के लिए किया गया था, इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया है। तो कहेंगे कि दूसरी बात भी इसमें आपको दिख रहा है। तीसरी बात करें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किया, जिसकी पहला सत्र 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया। तो यानी इसका मतलब कि अखिल भारतीय किसान सभा की चर्चा कर रहे हैं। देखिए याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन हुआ था, आप कहेंगे कि 11 अप्रैल और 1936 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष जिनकी सूचना हमको मिलती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, यानी इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष तो आप कहेंगे इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और याद रखिएगा कि इसके सेक्रेटरी एन.जी. रंगा को बनाया गया था। सेक्रेटरी मैंने सचिव किसको बनाया गया? सचिव आप कहेंगे कि एन.जी. रंगा को बनाया गया था। जब बाद में कभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में तो वहां पर चर्चा भी आएगी, तो वहां पर हम लोग देखेंगे ये सब चीजों की। तो मैंने कि एन.जी. रंगा इसमें, चूंकि बहुत बड़े नेता थे एन.जी. रंगा साहब भी किसानों के, तो इसका हुआ था 1 सितंबर को आपके किसान दिवस मनाया जाएगा। 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया गया, किसान दिवस। लेकिन याद रखिएगा अगर वर्तमान में आपको पूछा जाए कि किसान दिवस कब मनाया गया तो आप कहेंगे कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। और ये जो है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अभाव मतलब कि सम्मान मनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात भी इसमें आप देखेंगे कि सही आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि पहले प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या हो गया, कौन सा सही है? तो तीनों बात हमको इसमें सही दिख रही है। तो कहेंगे कि आप 1, 2, 3 तीनों बात इसमें सही है। तीसरा चौधरी चरण सिंह का बर्थडे है इस दिन, तो चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर कहेंगे तो उसी पर मनाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि उस समय अगर अखिल भारतीय स्तर पर किसान दिवस मनाने की बात की गई तो 1 सितंबर को, लेकिन वर्तमान में हम अखिल भारतीय किसान दिवस जब मनाते हैं जो डेट है वो हमारे पूर्व पीएम
श्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि इनकी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार सवाल आपको पूछा जा चुका है। तो पहले प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया 1, 2, 3। आइए जरा दूसरे सवाल पर चलते हैं। कह रहा कि 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वैचारिक नींव को दर्शाता है? यानी हमको क्या कर रहे हैं, वैचारिक नींव की बात हमसे कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करें। करें कि यह मजदूर वर्ग को संगठित करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मोर्चा था। बात तो सही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक मोर्चा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको करें कि एक वैचारिकी नींव को दर्शाता है, तो इसका मतलब कि वैचारिकी नहीं, ये उसके अंग के रूप में काम किया 1939 में। आप कहेंगे कि इसकी स्थापना 1939 में कम्युनिस्टों का अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक कम्युनिस्टों का एक जो है कि भाग था। कई मतलब जब हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट पढ़ेंगे तो अखिल भारतीय एटक से लेकर के इंटक से लेकर के अखिल भारतीय मजदूर हिंद मजदूर सभा, इसके बाद जो है कि अखिल भारतीय मजदूर सभा, यानी हर पार्टियों के अब वर्तमान में आप देखेंगे कि अलग अलग अपने मजदूर संगठन बन चुके हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जब किस मतलब कि मजदूरों के हित की बात चलती है, सरकार अब नए रेगुलेशन भी लेकर के आई है, तो पहली बात तो कि वैचारिकी की बात पहली बात हो गई गलत। हमको वैचारिकी की बात पूछ रहे हैं। कह रहे कि इसकी स्थापना समाजवादियों और गैर कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन वादियों द्वारा की गई, यानी एटक और नेशनल ट्रस्ट ऑफ यूनियन फेडरेशन की बात आपसे कर रहे हैं, अलग हो गए। कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है। दो संस्थाएं जब हम लोग कभी पढ़ेंगे तो एक है आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी को आप कहते हैं ना कि एटक, इसी को शार्ट में आप कहते थे एटक। बाद में टूटती है। और जब हम लोग पढ़ेंगे कि 1929 में विटले कमीशन जब आता है ना, 1929 में, इसी को रॉयल कमीशन भी कहते हैं, रॉयल कमीशन इसी को कहते हैं, इसी को विटले कमीशन कहते हैं, विटले कमीशन इसी को कहते हैं, विटले कमीशन। अब मात्रा यह हुआ था कि जब विटले कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिया था, तो विटले कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो एन.एम. जोशी थे, जो कि इसको फाउंड करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ये विटले कमीशन के पक्षधर थे, पक्ष में थे। लेकिन बाद में आप देखेंगे जब विटले कमीशन के पक्ष में थे तो उसमें जो हार्ड लाइनर थे उन लोगों ने उनकी आलोचना किया, और आलोचना करने के बाद अब समस्या सामने खड़ी हो गई कि भाई अब इस पर अलगाव हो गया। तो आईटफ की स्थापना, उन्होंने अलग होकर के अपना एक नए संगठन की स्थापना किया। एटक तो बना रहा, लेकिन आईटफ इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई एन.एम. जोशी के नेतृत्व में। फिर बाद में आप देखेंगे 31 में जाकर के फिर एटक टूटता है, और इसमें रेड ट्रेड यूनियन मतलब कि आपको फेडरेशन की स्थापना की जाएगी जो कम्युनिस्टों की बनेगी। कालांतर में सब आपस में एक होंगे। तो बाद में आप देखेंगे कि मई 1947 में एनटेक की स्थापना होगी, यानी ऑल इंडिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एनटेक की स्थापना, एनटेक की स्थापना हुई। और यही जो आप देखेंगे वर्तमान में कांग्रेस का मजदूर संगठन है। लेकिन बाद में आप देखेंगे जो हिंद मजदूर सभा है ये कम्युनिस्टों के रूप में डेवलप होगी। बाद में बीजेपी भी अपने एक संगठन बनाती है। तो हमसे वैचारिकी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन्हीं में से जो मूल थी उसी में से टूट करके आप देखेंगे एक संगठन बनाया जो समाजवादी थे, जैसे अशोक मेहता और इस प्रकार के लोग जो थे, उन लोगों ने अगर आप देखेंगे तो अपनी एक अलग संगठन की स्थापना किया। उसी को हिंद मजदूर सभा के नाम से पुकारा गया। लेकिन ठीक मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्टों के रूप में आप देखेंगे चलती रही। तो इसका मतलब यह है कि आप कहेंगे कि इसका सही जो सटीक उत्तर आपको मिल रहा है उसमें आपको बी इसमें मिल रहा है। कई लोगों ने मिलकर के स्थापना की, तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो गया? आप कहेंगे कि बी हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कह रहे कि 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले और सबसे बाद में। देख लेते हैं कि क्या करते हैं। कह रहे हैं कि दीनबंधु मित्रा का जो नाटक है, जिसको हम नील दर्पण के नाम से जानते हैं, एक कब हुआ था?
तो आप इनके दीनबंधु मित्रा का जो नाटक था ये 1860 में प्रकाशित हुआ था। अब सबसे बड़ी बात है कि जब 1860 में प्रकाशित हुआ तो ये माजरा क्या था, यहां से अमूमन सवाल हमको यूपीएससी में पूछा करते हैं। तो याद रखिए कि 1860 में 1859 में अगर आप देखेंगे तो नील एक प्रकार का आंदोलन हुआ था, जिसमें आप देखेंगे समस्या यह थी कि अंग्रेज भारतीय किसानों का शोषण करते थे, और शोषण कोई सामान्य नहीं करते थे, जबरदस्ती करते थे, खेती करवाते थे, मूल्य कुछ और था। जैसे आज भी किसानों के साथ शोषण होता है वैसे यहां भी शोषण होता था, मतलब हेर फेर, किसान पढ़ा लिखा था नहीं, बहुत सारी आप देखेंगे मूवीज भी बनी है, तो उनका शोषण करते थे। तो इनके साथ इतना ज्यादा मतलब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी दुर्दशा की चर्चा करने के लिए अगर आप देखेंगे तो 1860 में एक उन्होंने दीनबंधु मित्रा ने एक नाटक लिखा जिसको हम नील दर्पण के नाम से जानते हैं, और यह मूलतः बांग्ला भाषा में था। बाद में चलकर के इसका अंग्रेजी में रेवरेंड जेम्स लांग ने इसका अनुवाद करवा करके प्रचारित कराया। बाद में उनको बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ा। जैसे आप जानते हैं कि सरकार के खिलाफ जब कोई बोलता है तो सरकार उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रिटिश वाले भी जब इनके खिलाफ कोई बोलता था तो हाथ धोके पीछे पड़ जाते थे, लेकिन उसमें साहसी थे, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको हरजाना भी बढ़ना पड़ा, लेकिन फिर भी झुके तुके नहीं। तो पहली बात है कि 1860 में इसका प्रकाशन हुआ था, क्योंकि जब कभी हम लोग नील विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। बंगाल की नदिया से शुरुआत हुआ था, गोविंदपुर से, तो चर्चा उसमें हम लोग करेंगे आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, तो आप कहेंगे कि 1875 ईस्वी में बंबई में अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना की गई बंबई में। जैसा कि आप जानते हैं इनका मूल नाम मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये वेदों को, जो वेद थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इनका नारा था, और उनका मानना था कि वेद कभी गलत नहीं हो सकता, जो कुछ उसमें लिखा गया वो बिल्कुल परफेक्ट है, उस पर हमको काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इस मामले में धर्म के प्रति, जब से वेदों के प्रति एक प्रकार के समर्पण की भावना या अमोघत्व की अवधारणा इसमें आपको दिख रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वेद कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जबकि आप देखेंगे गीता से लेकर के कई अन्य ने उस पर सवाल उठाया। उपनिषद तो आप देखेंगे पूरी कॉन्सेप्ट ही लेकर के चलता है। तो वेदों की ओर लौटी, लेकिन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये हो गया करें कि सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता, आप इनकी 1863 ईस्वी में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा में मतलब चयनित हुए, और एक प्रकार से प्रथम भारतीय होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। तो इसका मतलब 1863 में इन्होंने किया। फिर करें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ की बात कर रहे हैं, और आनंद मठ में भी आप देखेंगे कि वो किसानों की दुर्दशा और वही चर्चा की गई। तो आप इनके 1882 में इनका आनंद जो मठ है, आनंद मठ प्रकाशित हुआ, और जिसमें आप देखेंगे कि अभी जो वंदे मातरम गीत को लेकर के आपने देखा था कि बड़ी चर्चाएं चली थी वंदे मातरम को लेकर के, मातरम को, और उसमें आप देखेंगे कि संसद में बहस भी हुई थी। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसी में उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से अब हमको चारों चीजें मिल गई हैं, तो अब हम चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, यानी 1859 में नील विद्रोह, 1860 में नील दर्पण आ गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यही हमको दिख रहा है, तो एक जहां होगा वहां पर सबसे पहले हम चुनाव कर लेंगे। फिर इसके बाद ये 75 है, 63 है, 82 है। तो इसका मतलब है कि आपको 3 होगा, यहां 2 है तो यहां 3 है। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद यानी ये भी हो गया। फिर इसके बाद आपका 75 है, तो आप कहेंगे कि 2 होगा। और फिर इसके बाद आपको 4 है, तो आपका सही और सटीक उत्तर हो गया। आज के तीसरे प्रश्न का ए सही और सटीक उत्तर हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के चौथे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहे कि संथाल विद्रोह 1855-56 के बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा संथाल परगना किराएदार अधिनियम पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कह रहे हैं कि इसमें संथालों की सामुदायिक भूमि की व्यक्तिगत जमींदारी जोत में बदलना।
तरह की दीकुए यानी बाहरी लोगों को प्रभाव को रोकने के लिए एक आदिवासी से गैर आदिवासी की भूमि को हस्तांतरण पर रोक लगाना। तीसरा करें कि विशेष रूप से राजमहल की पहाड़ियों में रेतबारी प्रणाली लागू करना। चौथी बात हमसे करें कि ब्रिटिश भारतीय सेना में संथाल की भर्ती को औपचारिक रूप देना। देख लेते हैं किसमें है क्या। जैसा कि अब संथाल विद्रोह उसमें उन्होंने लिख भी दिया है, कुछ करने की जरूरत हमको है नहीं। तो आप कहेंगे संथाल जो विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था? आप कहेंगे कि बिहार में, और 1855 और 56 में यह विद्रोह हुआ था। नेता कौन थे? आप कहेंगे सिद्धू और कानू थे। सिद्धू और कानू इसके नेता थे। माजरा क्या था? ब्रिटिश सरकार समय समय पर बहुत सारी बातें लेकर के आती थी अपने हित में, और वो चाहती थी कि किसी प्रकार से जो आदिवासी हैं और आदिवासी के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। क्योंकि पूंजीवादी राष्ट्र था ब्रिटेन, और जिसमें पूंजीपतियों को ज्यादा जो है कि वरीयता दी जाती है, उनके हित की बात की जाती है, उनके हित के साथ समझौता नहीं किया जाता है। और चूंकि मिडिल क्लास इतना पावरफुल होता है कि वो सरकार को झुकाने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सरकार जनजातीय क्षेत्रों में अपने विस्तार और उसमें जो मिडिल क्लास थे उनकी सुरक्षा की बात करते थे, और उनकी जो कि भूमियों पर एक प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को ला करके अगर आप देखेंगे तो उन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही थी। इससे क्या है कि जनजातियों के बीच में अगर आप देखेंगे एक असहजता का भाव पैदा होता है और एक आक्रोश पैदा होता है। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे ना कि जो बाहरी साहूकार वर्ग था, जो बाहरी साहूकार वर्ग था, साहूकार वर्ग जिसमें आप देखते हैं भाई कि चूंकि इनको जब राइट दिया गया तो ये अपनी पूंजी को लगाने के लिए यहां पर आएंगे। और मजेदार बात है कि अगर आप देखेंगे तो आज भी गाये बगाए हम लोगों को सूचना मिलती रहती है कि पुलिस वाले गए तो चूंकि जनजाति के लोग अपने जो है कि बकरी और मुर्गी का पालन करते हैं, उनको उठा लिए, जबरदस्ती डरा धमका करके उनको ले लिए, और एक प्रकार से आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो है कि जनता के शोषण जब होता है तो लोग सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। तो जो बाहरी महाजन हुआ करते थे, ये जो है कि उनके जाने से जो उनकी अपनी कल्चर होती है वो प्रभावित होती है। इन्हीं को आप कहते हैं ना बाहरी दीकू, एक शब्द बोल रहे हैं ना दीकुओं, यानी बाहरी लोगों की बात जो कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि दुखियों के विरुद्ध अब एक प्रकार की आप देखेंगे एक असहजता का भाव था, क्योंकि उनका शोषण भी हो रहा था। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उनके आने से उनके सांस्कृतिक जो कार्य है वो दुष्प्रभावित होंगे, उनके अधिकार छीने जाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उनको रोकने के लिए सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एक प्रकार की मूवमेंट हुआ, जो कि आप देखेंगे इसमें जो संथाल परगना था, उस संथाल परगने में बहुत व्यापक आंदोलन था। तो वही हमसे पूछे कि आदिवासी को भूमि को हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए, यानी अगर मान लीजिए कि वो लोग टैक्स नहीं देते हैं तो इन साहूकारों को बाहरी दुखों को अधिकार था कि उनकी भूमि वो ले सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। और ये सरकार, भाई सरकार को तो टैक्स चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए, तो जहां से मन चाहेगा वहां से पैसा वसूलेगी वो सरकार। तो एक प्रकार से आप देखेंगे यही पूछ रहे हैं कि किराया अधिनियम, परगना किराया अधिनियम, संथाल परगना किराया अधिनियम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब ये कि आंदोलन इस परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि जो दुखियों को अधिकार दिया गया था इस किराया अधिनियम में कि उनकी संपत्ति को जब्त कर ले ले, बेच दे, जो भी करे वो कर ले, तो उसी के विरुद्ध एक प्रकार के मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये संथाल विद्रोह बहुत व्यापक आंदोलन है। जब कभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि सिद्धू और कानून के साथ ब्रिटिश सरकार को कितना मशक्कत करनी पड़ी, कैसे कैसे क्या हुआ। तो आज के चौथे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको हो गया बी। तरह की कांग्रेस पूर्व संस्थाओं और उनके नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। करें कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन BIA, राधाकांत देव, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना क्या पूछ रहे हैं हमसे? सही सुमिलित है। अच्छा ओके, राधाकांत देव कह रहे हैं कि इसमें करें कि ये 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना की। एक जब हम लोग कभी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें दो संस्थाओं की, एक तो है लैंड होल्डर सोसाइटी LHS और दूसरी अपने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों को मिला करके आप देखेंगे बनाया गया। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे
कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था वो एक प्रकार से जमींदारों को सुरक्षा करने के दृष्टिकोण से एक संगठन बना था। और बाद में चल करके आप देखेंगे कि जब कभी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं की चर्चा करेंगे और उसमें बहुत सारी संस्थाएं आएंगी जो राजनीतिक चेतना के विकास में अपना एक योगदान करेंगे। पहले जो है कि 1829 की लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बाद में चल के डेवलपमेंट करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के रूप में आपकी स्थापना की जाएगी। राधा कामदेव ने किया था। तो पहली बात बिल्कुल सही है। तो पहली बात क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। दूसरी बात करें कि मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू और सी बी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर होने चाहिए, गणपति हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो कहें कि मद्रास महाजन सभा, तो आप कहें कि ये क्या था, आप कहें कि ये 1884 ईस्वी में मद्रास में इसकी स्थापना किया गया था। मद्रास में इसकी स्थापना की गई। और इसमें जो नेताओं की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं उसमें पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत सारे और लीडर भी इसमें हैं, राघवाचारी साहब भी इसमें शामिल हैं। तो आप कहेंगे इनका काम क्या था, इनका काम भी वही था जो काम लैंड होल्डर सोसाइटी का पूर्वी भारत और उत्तर भारत में था, वही काम मद्रास में इनका ये था। जब देखिए जिसके पास पैसा होता है वो बहुत जल्दी अपना संगठन बना लेता है और बहुत जल्दी अपना संगठन बना करके और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो आप कहेंगे कि इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर और इसकी सूचना हमको मिलती, तो कहेंगे दूसरी बात भी सही है। तीसरी करें कि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, तो याद रखिएगा कि ये पहली ऐसी संस्था थी जिन्होंने मुख्य रूप से एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके की गई थी। और कहेंगे कि इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो 1876 ईस्वी में अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। बाद में मनमोहन बोस भी इसमें शामिल होंगे, इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। तो तीसरी बात भी इसमें एग्जैक्ट हो गई। करें कि कौन सुमेलित है, इसका मतलब है कि जो हम देख रहे हैं कि इसमें तीनों बात, इसमें 1 2 3 सारी बातें इसमें क्या कर रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट और सही इसमें दिख रहे हैं। तो 1 2 3 पांचवें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। इधर आगे चलते हैं और आज के छठे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं छठा प्रश्न क्या करा। कि ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, आप कहेंगे 1873 ईस्वी में। और कहेंगे कि ये महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में इनकी चर्चा की जाती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि प्रथम दलित नेता, तो याद रखिएगा कि अंबेडकर साहब नहीं, अंबेडकर साहब इनकी इस विचारधारा को आगे लेकर के चलते हैं। और ज्योतिबा फूले साहब जो है कि जो दलित एक प्रकार की मूवमेंट है उसको उन्होंने आगे लेकर शुरुआत की। और एक प्रकार से आप देखेंगे ये मूलतः माली जाति में पैदा हुए थे। इनके पिताजी, आप देखेंगे कि इनके पिताजी जो है कि पेशवाओं के यहां नौकरी करते थे, लेकिन वो समाज कितना रिजिड समाज था कि उसमें देखेंगे कि ब्राह्मणों जो जातिगत व्यवस्था जो थी अपने चरम पर थी। क्योंकि पढ़े लिखे भी थे, ठीक ठाक थे, तो उनका एक दोस्त थे, उनके घर में शादी पड़ी, इनको इनविटेशन दिया गया, इनवाइट किया गया, गए। लेकिन वहां पर चूंकि अब माली जात से थे और वो पेशवाओं की शादी थी, तो उसमें निम्न जाति होने की वजह से इनको रोक दिया गया। और वहीं से इनका पूरा जो परसेप्शन है बदल गया। और इन्होंने जो है कि आप देखेंगे दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। और इसके बाद आप देखेंगे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया। सावित्रीबाई फुले जी, उसमें आप देखेंगे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पहली से महिला शिक्षा स्कूल की स्थापना किया, उन्होंने बड़ा काम इन्होंने किया। तो अब इसमें देखना कि इसका मतलब क्या आपको है, करें कि इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना और निम्न जातियों की धार्मिक शोषण को मुक्त करना, मैंने आपको बताया। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि जो वंचक ब्राह्मण थे, वंचक ब्राह्मण का मतलब जो अपने आप को झूठ मूठ में दावा करते हैं ना कि श्रेष्ठता का, अभी भी देखते हैं कि आपके समाज में दिखता है, क्योंकि वो दिमाग में भरा जाता है सबके कि भाई श्रेष्ठ हो तुम, तो पैदाशी श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठता का जब भाव किसी के मन में आ जाए तो फिर वो पतन का कारण बनता है। तो जिस प्रकार की उन्होंने उनके अंदर श्रेष्ठता का भाव पैदा किया गया, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनका
एक प्रकार से आत्मसम्मान जो है कि प्रभावित हुआ और इन्होंने तय कर लिया कि हम अब आज से इस वंचित ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी जो अवधारणा है उसको चुनौती देंगे। पढ़ा लिखा तो थे ही, तार्किक थे ही, पढ़े लिखे थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे, तो तर्कों के माध्यम से उनको इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, गुलामगिरी, धर्म तृतीय रत्न, हजारा, शिवाजी की जीवनी, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा। गुलामगिरी बड़ी फेमस बुक उनकी है। तो लिख करके आप देखेंगे कि उनको उन्होंने एक प्रकार से इस अवधारणा को चुनौती दिया। तो पहली बात सही हो गया। इसने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से के रूप में शिक्षा और तर्कसंगत सोच को जोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि वो समझते थे, देखिए अगर किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो पाखंड से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ना होगा तो आपको तर्क के आधार पर और नई सोच टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम परंपरागत वाली अवधारणा पर और श्रेष्ठता का भाव पैदा लेकर के हम आगे बढ़ पाए तो संभव नहीं है। ये आप राष्ट्र के प्रति एक प्रकार का अपराध कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहीं शिक्षा और तर्कसंगत सोच के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसको आगे ले जाने की कोशिश किया। तो दूसरी बात भी सही है, करें कि समाज में मूर्ति पूजा और पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता का समर्थन किया। कहेंगे साहब क्यों समर्थन करेंगे, वो तो पूरी जिंदगी भर अगर आप देखेंगे तो ये लड़ते रहे। यही जो पुरोहितवाद है, जो वंचित ब्राह्मण थे, वंचित ब्राह्मण कौन, यही तो वही है, यही तो उटपटांग काम करते रहते हैं। और उटपटांग काम करके आप देखेंगे कि श्रेष्ठता का भाव भरते रहेंगे और कहेंगे तुम पैदाइशी श्रेष्ठ हो, ये बात वो बात। तो इन्होंने इसका जोरदार खंडन किया, इसका खंडन किया। और खंडन करने के बाद आप देखेंगे कि जो पुरोहितवाद का अवधारणा है, राजा राम मोहन राय भी ये किया। कई बार तो शास्त्रार्थ भी उनका हुआ और शास्त्रार्थ में कई पुरोहितों को पराजित भी किया उन्होंने। तो आप कहिए इसका मतलब है कि तीसरी बात रॉन्ग है, तीसरी बात इसमें गलत है। कह रहा कौन सी बात सही है, तो आप कहें कि 1 और 2 इसमें सही है, तीसरी बात आप इसमें रॉन्ग अर्थात गलत है। चौथी बात की चर्चा हम लोग छठवें प्रश्न करते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय भी गए, कह रहे कि राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी इनकी मुख्य विशेषता नहीं है। देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कहेंगे 1772 ईस्वी में आपने बंगाल में हुआ था। और एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नव प्रभात का तारा, भारत का नव प्रभात का तारा इनको कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी हैं। एक प्रकार से आप देखेंगे कि इनको पश्चिमी और पूर्वी संस्कृत के बीच में एक प्रकार का संश्लेषण माना जाता है। कहा जाता है कि उनके घर में जो है कि राजा राम मोहन राय को छोड़कर के पूरा सब कुछ स्वदेशी था, दूसरे घर में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ पश्चिमी का था। ये रिजिड नहीं थे, ये जो है कि सबसे अच्छे जो तत्व जहां से मिलते थे वहां से वो लेते थे। और लेने के बाद जो है कि वो क्या करते थे कि मतलब भारत को एक नई सोच देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इनको त्याग को अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे, आप सोचे कि सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में इनको अपने परिवार, अपने माता पिता सबका साथ छोड़ना पड़ गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि इसके लिए देखिए महान कोई ऐसे नहीं बनता, समाज से आपको लड़ना पड़ता है, समाज की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। राधा गांधी जैसे लोगों ने इनका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन जो रुतबा इनको हासिल हुआ किसी को हासिल नहीं है। तो इसकी बात करेंगे, उसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या करें कि एक ईश्वरवाद की पर जोर दिया। तो आप बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर की एकता पर बात किया, ईश्वर की एकता पर बात किया, एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है। देखिए ना, हम लोग लड़ते रहते हैं विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, दुर्गा को, कृष्ण को, कितने देवता हमने पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, हम नाम अलग अलग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईश्वरवाद की अवधारणा पर बल प्रदान करते थे। और एक ईश्वरवाद की अवधारणा पर बल प्रदान करके आप देखेंगे कि इन्होंने आगे जाके हम लोग अगर इसमें दिया होगा तो ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे 1828 में। शास्त्रार्थ करवाते थे, अनेक प्रकार की पुस्तकों, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, इसके बाद प्रेजेंट ऑफ जीसस, अनेक पुस्तकों को लेकर के जहां आप देखेंगे आत्मीय सभा की स्थापना करके, तो बहुत सारी चीजें करके जहां भारतीय जो एक प्रकार का जो आप देखेंगे आडंबर था, उस आडंबर को केवल उन्होंने चुनौती ही नहीं दिया, बल्कि आप देखेंगे उस पाखंड से बाहर निकलने का मार्ग भी सुझाया।
और उन्होंने इसकी स्थापना करके एक व्यापक प्रक्रिया की, तो उन्होंने एक ईश्वरवाद की अवधारणा को बल प्रदान किया। तो आप पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि वेदों के अमोघत्व, अमोघता पर, ठीक है, करें कि सिद्धांत दिया, यही इसमें रंग है। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो विचार क्या था। आप कहेंगे राजा राम मोहन राय का जो विचार, अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय का विचार बहुत फ्लेक्सिबल था। आप कहेंगे कि इनका जो विचार था, राजा राम मोहन राय का विचार, उनका यह मानना था कि वेद जो है कि अमोघत्व की अवधारणा, यानी सब कुछ उसमें ठीक है, वो सही नहीं है। यानी वेदों के अमोघत्व की बात वो नहीं करते थे, की बात नहीं करते थे, बल्कि इनकी विचार क्या थी, वेदांत पर आधारित था। किस पर था? वेदांत पर आधारित था। और वेदांत का मतलब क्या? उपनिषद आप कहते हैं। उन्होंने तर्क पर आधारित किया, उपनिषदों पर चर्चा किया। और आप जानते हैं कि आपके भारतीय दर्शन का सबसे मतलब कि जीता जागता उदाहरण आपको उपनिषद है, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें इसको हम प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रमाण तत्व के रूप में भी मानते हैं। तो उन्होंने वेदों के अमुखत्व की बात नहीं की। उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें ट्रू है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो फॉल्स भी हैं। और साहित्य जब लिखे जाते हैं तो आप सोचिए कि उसमें तो हाइपोथेटिकल विचारधाराएं थी। वेद में अगर आप अच्छे से वेद को पढ़ेंगे तो खुद आपको लगेगा कि वेद जहां एक ईश्वरवाद की बात को स्वीकारता, वहीं बहुदेववाद की बात भी करता। वहीं वेद जो एक संशयवाद पर भी पैदा करता है। तो इसका मतलब कि वेद में हर प्रकार की विचारधाराएं हैं, उसमें से हमको अच्छी बात निकालने की जरूरत है। जो रिलेवेंट नहीं है उसको हमको बाहर करने की बात है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात क्या हो गई? रंग हो गई। यही बात हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बात, इसमें क्या पूछ रहे हैं? करें कि बहुत विशेषता नहीं है। मिल गई आपको, विशेषता नहीं है। और अगर आपसे पूछे कि इसमें वेदों की अमोघत्व की अवधारणा किसकी है, अभी मैंने आपको बताया स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की है, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की है, सरस्वती की है। और इसमें अगर आप देखेंगे तीनों ने, मैंने कहा कि वेदों की ओर लौटे, जिसको आप आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज, इसका मतलब है कि आर्य समाज, तो इसका मतलब है कि इसमें सातवीं जो पॉइंट्स है वो रंग है। और यही हमसे पूछ रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के दार्शनिक तत्वों को संश्लेषण, अभी मैंने आपको कहा, ऐसा नहीं कि वो देखिए कि मतलब इस्लाम को भी बहुत बेहतर समझते थे, ईसाईयत को भी समझते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि हिंदू से तो थे ही वो, तो सबको समझते थे। करे कि सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को, बुराइयों का विरोध किया, जम के विरोध किया, परिवार को छोड़ना पड़ गया। तो इसका मतलब है कि सातवें प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो गया आपका भी। कह रहे हैं आपको कि रौलट सत्याग्रह और 1919 के राजनीतिक माहौल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे, कौन सा सही है? चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या सही है। कह रहे कि 1919 का अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जस्टिस S.A.T. रौलट समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। अब जैसे इसको थोड़ी पृष्ठभूमि को हम समझ लेते हैं, तो पृष्ठभूमि को समझने के बाद हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या करें हमसे? इसमें जो कह रहा है ना कि आपको सिडनी एडवर्ड टेलर रौलट, यानी जस्टिस, मैं लिख दे रहा हूं सीधे में, जस्टिस सिडनी रौलट के नेतृत्व में आप देखेंगे, रौलट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई थी? देखिए, ब्रिटिश सरकार बड़ी भयभीत थी, डरी हुई थी, क्योंकि पीरियड कौन सा है? कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध का है, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हर विश्व युद्ध के बाद एक मंदी जरूर आएगी। जब भी कभी युद्ध होगा, अभी आप देख रहे हैं ना कि यूक्रेन, और इसके बाद जो है कि यूक्रेन, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ईरान, और इसके जो है कि अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक समय है, याद रखिएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब कि समस्याएं गंभीर होनी। अभी आपने देखा ना कि उत्तर प्रदेश में नोएडा वाले क्षेत्र में मजदूरों ने सड़क पर आ गए, ये भी ट्रिगर है। आगे आने वाले समय में अगर समय से सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो समझिए कि फिर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो हर युद्ध के बाद आप देखेंगे 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1929 का विश्व आर्थिक मंदी आ गई। अब ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता था कि इसमें जो है कि इतनी समस्याएं हैं कि मूवमेंट
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन बहुत बड़ा न चलने पाए। बड़ी समझदार सरकार थी और उन्होंने क्या किया, 1919 का एक अधिनियम लेकर के आई ताकि भारतीयों को अपने जाल में फंसाया जाए। और उसमें आप देखेंगे जस्टिस सिडनी के नेतृत्व में एक रॉबर्ट एक्ट है, इसको आप देखेंगे कि जब एक्ट आया तो किसी को भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के संदर्भ में आप देखेंगे अगर शंका के आधार पर अगर लगता है कि यह व्यक्ति कुछ करने वाला है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। यानी अगर आपको जैसे आज चलते ना कि आपका रासुका लगता है तो उसमें अगर आप देखते हैं कि आपको अपने पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे काले कानून को जो है कि आप लेकर के आए कि अगर किसी को लगे सरकार को कि अगर मान लीजिए कोई मूवमेंट करने वाला तो उनको गिरफ्तार कर ले और आपको अपना पक्ष, जब भाई हम कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष ही नहीं रख पाएंगे तो हमको बिल कैसे मिलेगी। तो उसी बात की चर्चा कर रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक था जिसमें आप देखें गांधी जी आगे चलकर बड़ा बहुत बड़े मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है किसमें कि 1919 के अराजकता क्रांतिकारी अधिनियम में जस्टिस की समिति के निष्कर्षों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। अभी पहली बात एग्जैक्ट है। सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने होम रूल लीग संगठित नेटवर्क का सक्रिय रूप से उपयोग किया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सत्याग्रह का प्रभाव था। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कभी तो जैसे ही जस्टिस सिडनी रॉबर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और इसको इंप्लीमेंट किया गया, गांधी जी कहा कि ये कौन सा कानून है, कहा ये तो काला कानून है। और उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को दमन करने की सोच है। और याद रखिएगा कि इसको गांधी जी पहली बार जो प्रथम बार था ना, अखिल भारतीय स्तर पर इसको लेके जाने की कोशिश किया। अखिल भारतीय स्तर पर लेकर के जाने की इन्होंने कोशिश किया। और उसमें अगर आप देखेंगे अखिल भारतीय स्तर पर ले जाकर के आप देखेंगे कि इन्होंने लेकर के गए और ले जाकर के आप देखेंगे कि आंदोलन किया। बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार किया जाता है, हिंसा भी भड़की इसमें। फिर गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। हिमालयन मिसकैलकुलेशन और ब्लेंडर कहते हैं कि ये क्योंकि अभी भारतीय अहिंसक रूप से आंदोलन चलाने के लिए तैयार नहीं थे, एक प्रकार की संशोधात्मक भावनाएं चल रही थी। तो इसका मतलब है कि लेकिन उनको आंदोलनों को आगे बढ़ाने था। तो जब इन्होंने बंबई में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की तो जहां वीक थी तो उसके पहले आप देखेंगे कि आपको होम रूल लीग एक एनी बेसेंट की थी, एक तिलक साहब की थी। उनकी मदद लेकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जहां पर वीक थे। तो दूसरी बात भी क्या कर रही है इसमें एग्जैक्ट हो गई। रॉबर्ट सत्याग्रह पहला अवसर था जब गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक विरोध के उपकरण के रूप में हड़ताल का आयोजन किया। यानी इसका मतलब है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय, मैंने कहा ना कि प्रथम ऐसा अधिवेशन था कि जो अखिल भारतीय स्तर पर इन्होंने आंदोलन को लेकर के चले थे। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन को लेकर के चले और लोगों से उसमें पार्टिसिपेट करने की, तो हड़ताल का मतलब वही बात कर रहे हैं कि इसका मतलब अखिल भारतीय स्तर पर ले जाकर के और उसमें आप देखेंगे कि उसकी सहयोग करने की बात कर रहे हैं। चौथी बात, गांधी द्वारा 1927 में साइमन कमीशन के खिलाफ व्यापक लामबंदी के कारण इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। कहेंगे कि इसका मतलब कि ये बात गलत हो गई, इसका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसके पहले ही मैंने कहा कि आप देखेंगे अप्रैल में ही गांधी जी इस आंदोलन को अपने को वापस ले लेंगे। और मैंने कहा कि वो कर दे, मैं हिमालयन मिसकैलकुलेशन और ब्लेंडर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमालयन भूल है। मैं समझ नहीं पाया कि जनता अभी जो अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3 इसका कौन सा सही है, तो कहेंगे कि 1, 2, 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। आइए 9th की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या करें कि गदर आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, देखते हैं कि इसमें क्या सवाल हमसे कर रहे हैं। गदर आंदोलन की बात करना है, जैसा कि आप जानते हैं गदर आंदोलन की शुरुआत आप इन्हें की सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में की गई थी। कहां पर किया गया, आप कहेंगे साहब अमेरिका में किया गया। आप कहें कि नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका प्रारंभिक जो नाम है ना, जिसको आप हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कहते हैं, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से इसको जानते हैं। बड़ा जोरदार आंदोलन था।
आप जानते हैं कि इसमें एक खासियत थी, इसके मुख्यालय को युगांतर के नाम से जानते थे, युगांतर के नाम से जानते थे। और इसमें आप देखेंगे आंदोलन बड़ा तीव्र था, देश के बाहर था, खासतौर से इसमें अनेक प्रकार के सैनिक थे। तब हुआ था 13 में इसकी स्थापना। इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो ये लोग चाह रहे थे कि इनकी योजना ये थी कि हम लोग विदेशों से सहयोग को प्राप्त करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट को चलाए, जो कि बड़ा अनुभव। पर मैं देख लेता हूं कि इसमें पूछ क्या कह रहे हैं, इन्हीं संबंधित बातों की चर्चा मैं आपसे करूं। करें कि ये प्रवासी भारतीयों का मुख्य रूप से पंजाब के सिखों द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। बिल्कुल बात सही, मैंने कहा कि उसमें से खासतौर से स्वर्ण सिंह मखाना से लेकर के ये लोग जाकर के वहां पर स्थापित किए, और स्थापित करने के बाद अगर आप देखेंगे तो उनकी योजना ये थी कि किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार को यहां से उखाड़ फेंका जाए और भारतवर्ष में एक सत्ता को स्थापित किया। लेकिन याद रखिएगा कि कट्टर नहीं थे, ये एक प्रकार से जो है कि धर्मनिरपेक्ष प्रकार के थे। जैसे आज आप देखते हैं कि हमारी राजनीति बड़ी कट्टरता और धार्मिकता पर आधारित हो गई है। दूसरे के कि आंदोलन की विचारधारा पूरी तरह से धर्म पे, देखिए आ भी गया प्रमाण पत्र आरोग्य के मुख्य कार्य युगांतर आश्रम, ये मैं चर्चा आपसे कर रहा था। इनके मुख्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से जानते हैं। तो दूसरी बात आप देखते हैं कि ये हो गया। तीसरी बात करें कि उदारवादी गदरवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर अखिल भारतीय शुरुआत करने का इनका यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार जब प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेगी, जैसे जो सुभाष जी की विचारधारा थी कि अंग्रेजों की कमजोरी हमारे लिए एक प्रकार का अवसर है। गांधी जी कहते थे कि नहीं, इससे जो है कि तुमको नुकसान होगा और ऐसे तुम देश को आजाद नहीं करा सकते हो, क्योंकि उसको कहीं ना कोई सपोर्ट करने वाले नहीं, कि दिक्कत आएगी। लेकिन ये चाहते थे कि चूंकि सिख सैनिक अधिक ताकतवर थे, आज भी देखते हैं कि भारतीय सेना में सिख सैनिक काफी ताकतवर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं, बेहतरीन है। तो माना था कि उसमें से उनको निकाल करके तोड़ करके और सैनिकों को मिला करके उनके खिलाफ एक मूवमेंट की शुरुआत किया जाए। तीसरी बात भी सही है। चौथी बात करें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में डिफेंस इंडिया एक्ट के सफल कार्यकर्ताओं के कारण आंदोलन का मुख्य रूप से बिखर गया। अब सरकार भी कम कलाकार तो थी नहीं, तो उन्होंने 1915 में उनको मालूम था, तो उन्होंने एक डिफेंस इंडिया एक्ट लेकर के आई और लेकर के आकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी जो संगठन थे, इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी थे ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके खिलाफ एक प्रकार की कार्रवाई करी। तो इसका मतलब है कि इस कार्रवाई से क्या हुआ कि आप देखेंगे जगह जगह जहां पर भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो क्रांतिकारी नेता शामिल थे, उनको वहां से समाप्त किया गया, वहां से उनको पकड़ा गया। तो उससे उनको नुकसान पहुंचा, कोई भाई लीडर पकड़ गए, गिरफ्तार कर लिए गए। तो इसका मतलब है कि इसकी मतलब है कि चारों बात इसमें सही है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 यानी इसका डी इसका सही है, उपयुक्त में से क्या होगा, सब सही है। तो चारों बात सही है। 10th पे चर्चा करते हैं। करा कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? इस आंदोलन में राष्ट्रीय संघर्ष में महिलाओं की पहली बार बड़े पैमाने पर भागीदारी किसमें है? अच्छा, स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब 1905 की बात हमसे कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। आप जाते हैं करजन साहब का बड़ा भूमिका थी। करजन साहब के काल में अगर आप देखेंगे, करजन साहब के काल में अगर आप देखेंगे, करजन साहब के काल में अगर देखेंगे तो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और इस विभाजन में अगर आप देखेंगे तो उनका उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से तोड़ा जाए और तोड़ करके जो है कि बंगाल की राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मूवमेंट न चले। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि 1905 में आप देखेंगे एक आंदोलन की शुरुआत होती है, और उसी को आंदोलन की, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन काफी ताकतवर था, और इसमें याद रखिएगा कि प्रथम बार अगर आप देखेंगे ना, प्रथम बार जो कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई, भागीदारी अगर आप देखेंगे उसमें शुरू हुई और महिलाओं ने इसमें भाग लिया। यह अलग बात है कि थोड़ा सा जो गांधीवादी आंदोलन था उसके तुलना में कम थे, लेकिन कम से कम महिलाओं के अंदर इतनी जागरूकता है कि उसमें पार्टिसिपेशन उनकी दिखाई दी। तो बड़े पैमाने पर कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है।
करें कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में राष्ट्रीय नियंत्रण शिक्षा प्रणाली की सुव्यवस्थित किया गया। क्योंकि जब सब कुछ छेड़ेंगे आप, छोड़ देंगे, तो ये भी बात तो है कि कैसे आप जो है कि अपनी व्यवस्थाएं की चलाएंगे। तो कहेंगे कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस परिषद की स्थापना करके ताकि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, उसकी स्थापना की दूसरी बात सही है। कह रहे कि यह आंदोलन केवल मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा और कह रहे कि इसमें छात्रों और किसानों की भागीदारी नहीं हो सका। कहेंगे गलत बात है। कहेंगे इस आंदोलन में आप कहेंगे छात्र और किसानों ने, छात्र एवं किसानों की भी भूमिका देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि तीसरी बात रंग हो गई, उसमें छात्र और किसान दोनों पार्टिसिपेट किए। कई जगह तो आप देखेंगे किसानों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात इसमें गलत हो गई। कहें कि कौन सी बात इसमें सही है, तो कहेंगे कि 1 और 2 इसमें सही है। आज के 10वें प्रश्न का एक ग्रहण देख लेते हैं। कहें कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। देख लेते कि इसमें क्या करें कि दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत में बार बार होने वाले अकाल का मुख्य कारण है। तो पहली बात बिल्कुल सही हो गई। थोड़ा सा इसको समझा दूं क्योंकि इससे सवाल कई बार आपसे आता है। दादा भाई पहले ऐसे भारतीय थे, ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जिसमें अगर आप देखेंगे तो उनको औपनिवेशिक आर्थिक एक प्रकार से विचारधारा को समझने का श्रेय मिल जाता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2 मई 1867 को उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इंग्लैंड डेट टू इंडिया के नाम से इन्होंने एक लेख लिखा और इसी लेख में लिखकर ब्रिटिश आर्थिक नीति की उन्होंने आलोचना की। और उसी में अगर आप देखेंगे एक प्रकार की उनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, धन निष्कासन थ्योरी, उसकी एक झलक उन्होंने पेश किया। बाद में आप देखेंगे 1901 में इनकी पुस्तक आती जिसका नाम है पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है जिनमें उन्होंने लिख करके उन्होंने 4 रूप में कैसे निष्कासन होता है, भारत से पैसा जा रहा है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इससे भारत को अकाल की बारंबारता कैसे बढ़ रही है इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि भाई इससे जो भारत से पैसा जा रहा है उसके बारे में भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें तो भारतीयों की जो है कि बार बार जो अकाल जो दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं उस दुर्भिक्ष में कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, आपको नुकसान हो रहा है भारत को। तो पहली बात सही है। फिर करें कि आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उच्च भू राजस्व हानिकारक प्रभावों का विश्लेषण किया। तो अगर हम लोग आरसी दत्त की चर्चा करें तो आप देखेंगे कि ये अगले नेता थे। इन्होंने आप देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया, नॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा और इनकी पुस्तक हुई 1903 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने दादा भाई नौरोजी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उन्होंने बेहतरीन ढंग से उसका किया। तो अब दूसरी बात भी सही है। जी सुब्रमण्यम अय्यर जनता के बीच आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को, देखिए ये कुछ ऐसे नेता हैं स्वदेश मित्रन का उपयोग किया, तो कहेंगे कि बिल्कुल बात ये भी सही है। तो ये जो मध्य वर्ग जो है कि कुलीन मध्यम वर्ग जो है कि एक प्रकार से जो था, उन्होंने इस ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति को समझने का प्रयास किया और भारतीयों के अंदर एक प्रकार से कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो कहेंगे कि इसमें क्या सही है, तो कहेंगे कि इसमें 1, 2, 3 सब सही है, यानी इसमें आपको डी सही है। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न इसमें क्या है। 12वें प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या करें कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट का प्राथमिक कारण क्या था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का व्यापक सफलता। देखिए 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि इसमें 20वीं शताब्दी में नील इंडिगो के खेती की गिरावट का प्रमुख कारण क्या था। थोड़ा इसको मैं समझा दूं, चूंकि आप जानते हैं कि नील की जो खेती की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे
नील की जो खेती हुआ करती थी, आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसको शुरू किया, शताब्दी में अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद किसानों का शोषण किया। अभी आपने चर्चा देखा कि 1859 में एक भयंकर आंदोलन की शुरुआत हुई, अभी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, और उसमें आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें चर्चा की गई। तीसरी बात आप देखेंगे कि जब गांधी जन युग आएगा तो 1917 में अगर आप देखेंगे चंपारण नील आंदोलन भी होगा, आंदोलन जिसमें आप देखेंगे कि गांधी जी जाएंगे और आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसमें अगर आप देखेंगे तो गांधी जी जब जाएंगे तो वहां के पुलिस कमिश्नर उनको जाने का आदेश देंगे, लेकिन गांधी जाने से मना कर देते हैं। फिर चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई जाएगी, तो अगली आप कहेंगे चंपारण अग्रेरियन कमेटी, जिसमें फ्रैंक श्लाई के नेतृत्व में बनेगी। फिर बाद में किसानों को राहत दी जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये खत्म हो गई थी। इसी बीच जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट होता है, और जर्मनी में आप देखेंगे ना कि ये केमिकल जो नील है, जिसको आप कहेंगे ना कि जर्मनी क्या किया था, इसमें जर्मनी अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कृत्रिम अगर आप कहेंगे जो केमिकल नील जो थी ना, केमिकल नील की इन्होंने शुरुआत की, इंडिगो की। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जब कृत्रिम से बन गई तो अपने आप जो इनकी डिमांड कर भाई, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ी मशक्कत थी, तो उतना कौन पिछड़ा फल नहीं जाएगा। जब जो है कि कंपनी बना के हमको दे रही है तो हमको और करने की, इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है। तो सबसे जो मुख्य रीजन था ना, वो आपको जर्मनी का जो केमिकल नील, जिसको कृत्रिम इंडिगो जो थी, जब उसकी शुरुआत उन्होंने किया तो उसके स्थान पर उसका प्रयोग होने लगा। तो वहां से एक प्रकार का आप कहेंगे नील आंदोलन खत्म हुआ। तो इसमें देखिए कि जर्मनी के द्वारा उच्च उपज वाले सिंथेटिक कृत्रिम रंगों का आविष्कार किया गया, तो कहेंगे इसमें भी सही है। आगे चलते हैं आज के 13वें प्रश्न में। एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? एनी बेसेंट के बारे में। देख लेते हैं कि एनी बेसेंट के बारे में क्या बात गलत है। तो गलत कथन की बात हमसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो पहली बात रखी, जब कांग्रेस अधिवेशन लोग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात आपसे किया जाए अधिवेशन की, तो इसमें आप कहेंगे 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। और इस कलकत्ता के अधिवेशन में अगर आप देखेंगे तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? कहेंगे कि एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। और इनको सौभाग्य प्रथम महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त है। याद रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करवाता है, प्रथम भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर। ये एनी बेसेंट साहब प्रथम मतलब कि हैं कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में है। तो पहली बात क्या हो गई? कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब प्रथम भारतीय महिला, तो जब कभी एग्जाम में सवाल आएगा तो इसको जरूर आप ध्यान देंगे। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहेंगे ये बात गलत हो गई। ये बात क्या है? रंग है। इसमें आप देखें कि अलकाट साहब और रूसी जो महिला थी पेट्रावल्स्की, इन्होंने 1875 में किया था। अलकाट और पेट्रावल्स्की ने अगर आप देखेंगे तो इसकी 1875 में इसकी स्थापना किया था। कहां पर? न्यूयॉर्क में। एनी बेसेंट ने नहीं किया था। बाद में आप देखेंगे कि आगे चल करके वो भारत आएंगे। उन्होंने होम रूल लीग आयरिश मॉडल पर आधारित किया। कहेंगे सही बात है। ये पर मैंने कहा कि दो प्रकार की लीग हमारे पास थी, एक तिलक की लीग थी, एक इनकी लीग थी। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 1898 में जो आज आप देखते हैं बीएचयू जो आपका बना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसी की नींव पर, उसी पर आगे चल करके क्या होगा?
मदन मोहन मालवीय साहब की स्थापना करेंगे तो कहेंगे कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, आप कहेंगे कि ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो इसमें रैंक कौन सी है, बी, तो कहेंगे कि ये चीज आपकी गलत हो गई। ठीक है, चलिए आइए आज के 14वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन के पीछे मूल वैचारिक मतभेद क्या था। देख लेते हैं कि मूल वैचारिक मतभेद क्या इसमें था, जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि मूल वैचारिक मतभेद क्या था हमारे पास। इसमें अगर आप देखेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन के पीछे जो मूल वैचारिक मतभेद, आप जानते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, स्थापना तो जब कभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसके वैचारिक सिस्टम को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें उग्रवादी और उदारवादी, पहले उदारवादियों का वर्चस्व, मिडिल क्लास वर्ग का बड़ा वर्चस्व था, फिर बाद में उदारवादी, फिर उग्रवादी प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कि ऐसा लड़ाई झगड़ा क्या, मतलब माजरा क्या था सूरत अधिवेशन की। अब माजरा ये था कि यहां तक आते आते आप कहेंगे कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। एक जो धड़ा था जिसमें आप कहेंगे उदारवादी थे, और दूसरा जो है कि उग्रवादी धड़ा था, उग्रवादी धड़ा था। और इसी बीच आप देखेंगे 1905 में जो है कि आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गया था। इनकी विचारधारा यह थी कि ये क्षेत्रीय मुद्दा है और इस क्षेत्रीय मुद्दे को हमको क्षेत्रीय मुद्दे तक रहने देना चाहिए। इनका काम एक करना था कि नहीं साहब, इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अखिल भारतीय स्तर पर भी लेके जाना चाहिए था, अखिल भारतीय स्तर पर लेकर के चाहे। सबसे जो बड़ी बात थी कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लेकर के बड़ा टकराव इन पर था। अब ये मुद्दा कंटिन्यू से जाकर मुड़ गया। ये लोग सोचते थे कि भाई जनता से अवगत कराया जाए, कि जनता को अवगत कराया जाए कि मतलब अंग्रेज हमारे हित ऐसी नहीं है, वो जो है कि कहीं ना कहीं आकर के हमारा जनता को अवगत कराना चाहिए। लेकिन ये मिडिल क्लास की बीमारी ये होती है ना, ये मिडिल क्लास अपने हाथ से नेतृत्व को जन्म देना नहीं चाहता है और ये दूसरे रूप में शोषित वर्ग में पैदा हो जाता है। अब माजरा यह था कि राष्ट्रवादी मुद्दे को लेकर के अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच टकराव था, तलवारें खींच चुकी थी। 1907 में चाहते थे उग्रवादी कि हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, तिलक साहब को बनाना चाह रहे थे, लेकिन 6 में ही आप देखेंगे कि उनको बुला लिया गया, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी बड़े संभ्रांत, मतलब एक प्रकार के बड़े लीडर थे, बड़े वृद्ध थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे, कोई उनका विरोध नहीं किया। अगला अधिवेशन, अब चूंकि इसकी नियम यह था कि अगर जिस प्रांत में अगर आपकी बैठक बनेगी, उस प्रांत में अगर बैठक होगी तो फिर आप अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। सूरत में अधिवेशन बुला लिया गया, तिलक की उम्मीदवारी अपने आप समाप्त हो गई। तो इसका मतलब है कि अब जो तनाव था वो तनाव चरम पे था। देखते हैं कुछ राष्ट्रवाद से या कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर इसमें कुछ मिल रहा है, तो उसी को हम लोग मान लेंगे। कह रहे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा था, कहेंगे नहीं, इसमें इस मुद्दा था ही नहीं। क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार का आंदोलन कार्य क्षेत्र बंगाल के बाहर विस्तार करने पर असहमति, कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि ये चाह रहे थे कि मैंने कहा कि ये क्षेत्रीय मुद्दा है तो इसको बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि बंगाल तक ही सीमित रहे, और ये चाहते थे कि नहीं, भारतीयों को अवगत कराया जाए, तो एक प्रकार का मुद्दा था। तो वैचारिक मतभेद का मुद्दा था। इसमें जूता चप्पल, गाली गलौज, मारपीट सब हो गया। कांग्रेस का एक काला दिन था ये। तो आप इनकी यही बात इसमें सही है। और इसमें कांग्रेस ने संविधान में अहिंसक एकमात्र धन साधन के रूप में शामिल कर, गलत बात हो गई। लाला लाजपत राय को वायसराय की परिषद में नामांकित करने की एक मुद्दा नहीं था। तो जो इसमें दिया हुआ है, अगर सोचे किसके स्थान पर अगर राष्ट्रवाद की बात रहेगी तो उसको ज्यादा बरिताब देंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि सवाल को, प्रश्न को आप पढ़ते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना होता है। इसमें कहेंगे कि 14 का भी सही है। 15वें सवाल क्यों चलते हैं। कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार। कह रहे कि मुगल साम्राज्य जैसे पारंपरिक शक्ति संरचना के पतन में एक शून्यता पैदा की, जिससे सुधार आंदोलन का आधार बनाने की अनुमति मिली। अब देखते हैं हम लोग,
अब देखिए होता क्या है ना कि जब शक्तिशाली राज्य जब होता है, शक्तिशाली राज्य होता है, तो इसका मतलब है कि जब सुधार की प्रक्रिया चलती है तो दबा दिया जाता है। सुधार की प्रक्रिया क्या करती है, अगर राजा नहीं चाह रहा है, क्योंकि वैसे भी ट्रेडिशनल थे ये सब, सुधार की प्रक्रिया को दबाया जा सकता है, लेकिन अगर वो सुधारात्मक प्रक्रिया को लागू करें तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब कि जब वो पतन हुआ तो अब इसका मतलब लोगों को एक प्रकार की, अब देखें स्वतंत्रता की बात आई, अपने विचार को रख सकते थे। तो कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की पारंपरिक शक्ति की संरचना और पतन की शून्यता की, जिसे सुधार आंदोलन के आधार को, चूंकि अब लोग सुधार की प्रक्रिया को पर विचार करने कहेंगे बिल्कुल बातें सही है, यानी कि उसकी शून्यता ने क्या किया, जो शिक्षित वर्ग था, जो ये लोग थे, अब एक प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ी। ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव स्वदेशी धर्मों के प्रति खतरे की भावना पैदा की, कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि ईसाइयों ने भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में आकर के ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, आप देखेंगे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इनको अनुमति मिली, और वो देखते हैं कि जो हिंदू धर्म की, आप कहेंगे कुरीतियां, जो आडंबर था, हिंदू धर्म की जो कुरीतियां या आडंबर था, उन आडंबरों पर प्रहार किया, आडंबरों पर प्रहार किया, और इसके उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से आप कहेंगे ईसाई धर्म को मजबूत किया। जो खासतौर से गरीब तबका, आज भी आप देखते हैं कि ट्राइबल एरिया में जाकर के ये अपना खूब धड़ल्ले से कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे दूसरी बात उसमें करें कि स्वदेशी धर्मों के प्रति एक प्रकार की, अब जब यहां के लोग जाकर के ईसाई धर्म को स्वीकार करेंगे खतरा तो हो ही जाएगा। तो कहेंगे कौन सी बात सही है, कहेंगे साहब इसमें दोनों बात सही है, एक और दो, दोनों बात सही है। 16वें प्रश्न में चर्चा करते हैं, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं विचार, देखते हैं क्या करें। करें कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहेंगे कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत में भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कहेंगे कि बिल्कुल बात सही है। क्या है, कहेंगे कि बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा ने, अगर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा हम लोगों को मिलेगी। पश्चिमी शिक्षा ने क्या किया, एक प्रकार से आप देखेंगे कि वो तर्कवाद की प्रक्रिया को बल दिया, प्रक्रिया को बल प्रदान किया, और एक प्रकार से आप देखेंगे जो धर्म और समाज में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन की शुरुआत हुई। और वैसे भी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय धर्म और इसके बाद जो कि परंपरागत धर्म के प्रति एक प्रकार का जो है कि कठोर प्रहार करना शुरू कर दिया था। अनेक बुराइयों को उन्होंने उजागर किया, उससे एक मिडिल क्लास पैदा हुआ, और उस मिडिल क्लास ने न केवल उनके प्रति एक प्रकार का आप देखेंगे कि सहजता का भाव पैदा हुआ, बल्कि उनके करीब निकटता भी महसूस किया। तो पहली बात क्या हो गई, कहिए बिल्कुल सही बात है, तो पहली बात सही हो गई। पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को उदारवादी, तर्कसंगत और मानवतावादी विचारधाराओं को अवगत कराया, जिसमें उन्हें पारंपरिक रीति रिवाज और सामाजिक बुराइयों पर, अब देखिए जो नीचे मैं पूरी व्याख्या जो कर चुका हूं उसी को बात में उसको प्रोत्साहन मिला। कहेंगे दूसरी बात भी सही है। आप कहना कि इसमें कौन सा सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 1 की सही व्याख्या सही बात है, उसमें अनेक प्रकार के लोगों ने क्या किया, राजा राम मोहन राय से लेकर के ऐसे बहुत सारे लीडर्स पैदा हुए, आत्मानक पांडुरंग, महागोविंद रनाडे और बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जिन लोगों ने आप देखेंगे उनकी बुराइयों पर प्रहार करते हुए, और उसके अंदर जातिवाद की कट्टरता, धार्मिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति अन्याय, इस पर देखिए कहेंगे कि आप एक प्रकार से बात शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कहेंगे कि ए और दोनों सही है, और उसकी व्याख्या कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका ए। 17वें प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में सुधार आंदोलन के मध्य वर्ग के सामाजिक और वैचारिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि भारत में सुधार आंदोलन के मध्य वर्ग की सामाजिक और वैचारिक आधारों पर संदर्भ में विचार करें। देखते हैं कि क्या विचार कर रहे हैं। करें कि मध्य वर्ग के नेतृत्व में सुधार आंदोलन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के आवश्यक तत्वों को संरक्षित करते हुए भारतीय समाज की आधुनिकीकरण करना। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया राजा राम मोहन राय इसके सबसे बड़े उदाहरण है।
राजा राम मोहन राय। ऐसा नहीं कि राजा राम मोहन राय, आप देखेंगे कि इसमें जो तर्कवादी विचारधाराएं थी भारतीय धर्म में और साहित्य में, उसका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन आडंबरों पर बड़ा कड़ा प्रहार भी करते थे। और उस कड़ा प्रहार को कर करके उन बुराइयों को तो वही कह रहे हैं कि संरक्षित करते हुए भारतीय समाज के आधुनिकीकरण, यानी इसका मतलब है कि अगर हम सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, इस प्रकार की चीजें हम लागू नहीं कर पाएंगे तो समाज कैसे विकसित होगा। हम तो एक, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी तबका जो लगभग 49% महिलाओं की भागीदारी है, आप उनको इग्नोर करके आप समाज को आधुनिक समाज कैसे बना सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो पहली बात सही है। करें कि मध्य वर्ग के मुख्य रूप से धार्मिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बंगाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में बहुत कम रुचि थी। करें कि मध्य वर्ग के ने मुख्य रूप से धार्मिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, जिसमें बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के बहुत कम, कहेंगे गलत हो गई। इसका मतलब है कि कहेंगे कि उसमें धार्मिक और समाज सुधार संदर्भ में उसमें जातिगत भेदभाव के साथ साथ बाल विवाह प्रक्रिया पर एक लंबा प्रोसेस चलेगा। और आप देखेंगे कि उसमें ब्रह्म विवाह अधिनियम से लेकर के और इसके बाद हरिविलास शारदा एक्ट तक आप देखेंगे चलेगा। तो दूसरी बात कहीं बहुत कम रुचि दिखाई, गलत बात हो गई। करें कि मध्य वर्ग द्वारा शुरू किए गए सुधार आंदोलन तर्कवाद, मानवतावाद, सामाजिक न्याय के विचारों से प्रभावित थे, जिनका सामना उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से किया। कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। उन्होंने जो उसमें तर्कवाद जो शिक्षा हमारे यहाँ ट्रेडिशनल थी, जब किसी भी चीज की रिफॉर्म्स की बात आती है तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन यहां पर इन लोगों ने क्या किया, उसको तर्कवाद, मानवतावाद की अवधारणा को बल प्रदान किया। और उसके बाद पर इसका मतलब तीसरी बात इसमें सही है। अब हमसे क्या रहा है, कितने सही है? कहेंगे इसमें 2 सही है, यानी 1 और 3 सही है, दूसरी बात इसमें रंग है, तो 2 कथन इसमें सही है। 18वें सवाल पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या करा कि भारत में सुधार आंदोलन के सामाजिक और वैचारिक आकारों के लिए बौद्धिक मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। करते हैं विचार, देखते हैं किसमें क्या करें कि भारत सुधार आंदोलन के सामाजिक और वैचारिक आधारों के लिए बौद्धिक मानदंडों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। करते हैं विचार, करें कि भारत सुधार आंदोलन पश्चिमी शिक्षा के साथ आए तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच के आदर्शों को गहराई से प्रभावित किया। तो बिल्कुल सही बात है। करा कि सुधार आंदोलन पश्चिमी शिक्षा के साथ, यानी जो पश्चिमी शिक्षा आई थी उस पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो पुनर्जागरण और प्रबोधन का काल था, पुनर्जागरण और प्रबोधन ने एक नई प्रकार की सोच को पैदा किया। न केवल यूरोप में, वहां से वो विचारधारा जब भारतवर्ष में आती है तो भारतवर्ष में उस विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित लोगों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद एक वैज्ञानिक सोच को बल मिला यहां पे। तो पहली बात सही है। सुधार आंदोलन ने आलोचनात्मक सोच विकसित करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में शिक्षा को महत्व पर जोर दिया। सही बात है, क्योंकि जब तक आपकी सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बढ़ेगा, जब तक आपकी सोच नहीं होगी, तो जब तक वहां के आलोचनात्मक पक्षों पर, जैसे आपने देखा राजा राम मोहन राय से लेकर के बहुत से ऐसे हमारे लीडर थे, हमारे समाज सुधारक थे, जिन लोगों ने गहरी सोच दिखाई, तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि उसके महत्व को। तो दूसरी बात भी सही है। करें कि सुधार आंदोलन ने धार्मिक प्रथाओं की आलोचनात्मक जांच को बढ़ावा दिया, जिससे धार्मिक प्रथाओं की पुनर्व्याख्या और आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, तो इसमें करें कि इसमें क्या हुआ कि जैसे नई सोच के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उनकी पुनर्व्याख्या धर्म की या अन्य चीजों की हुआ। तो करें कि धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक जांच को बढ़ावा दिया, जिससे धार्मिक प्रथाओं की पुनर्व्याख्या, तभी तो भाई नए तरीके से विचार होंगे। तो तीसरी बात भी इसमें सही है। करें कि कौन से कितने सही है, कहेंगे कि इसमें 1, 2, 3 सब सही है, तीनों बात इसमें सही है। सही हमसे पूछ रहे हैं, उसमें प्रश्न की चर्चा करते हैं। करें कि भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में कौन से सुधारवादी थे, यानी रिफॉर्मिस्ट थे। देखिए सुधारवादी कौन थे। तो पहली बात आपको करा कि ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज की बात हम लोग करें तो आप कहेंगे कि 1828 में कलकत्ता में अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और
आप कहेंगे बिल्कुल सुधारात्मक थे। और इनको तो मैंने पहले ही आपको कहा कि एक प्रकार से नव प्रभात की तारा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, संस्कृति का संश्लिष्ट सबसे चीज से की जाती है। तो आप कहेंगे इन्होंने भारत के अंदर अनेक प्रकार के, खासतौर से आप कहेंगे कि बाल विवाह से लेकर के बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा के प्रति आप देखेंगे इस प्रकार का इन्होंने आंदोलन चलाया। तो सुधारात्मक इनका था। करें कि आर्य समाज, तो पहली बात बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। दूसरा करें कि आपको आर्य समाज 1875 मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बात तो सही है कि ये धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए थोड़ा कट्टर तो थे, इनके अंदर कट्टरता तो थी, लेकिन सुधारात्मक था। क्या सुधारात्मक था? अंतर्जातीय विवाह को बल प्रदान किया इन्होंने। आप इन्हें जाति प्रथा का क्या किया? जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने। आप इन्हें बाल विवाह का विरोध किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसका मतलब ये सुधारात्मक है। कुछ मामले में रिजिड है, लेकिन इसका मतलब है कि इन्होंने इसको किया था। तो दूसरी बात भी सही हो गई। तीसरा करके अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ? कहेंगे 1875 में। 75 में सर सैयद अहमद खां इन्होंने, आप देखेंगे कि मतलब कि मोहम्मदन एंग्लो इंटर कॉलेज की स्थापना करके आप देखेंगे शिक्षा को बढ़ावा दिया। और खास तौर से आप देखेंगे इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। और इसके बाद आप कहेंगे कि इन्होंने आंदोलन करके शिक्षा के विकास में, क्योंकि उनका मानना था, विकास की अगर बात किया तो उनका मानना था कि मुसलमानों का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इनका भी विचारधारा क्या था? वो कट्टरता से थोड़ी सी आप देखेंगे एक तरफ से जो सोच थी उससे दूर। ये अलग बात है कि देखेंगे कि आप आगे चल करके जहां भारत हिंदू मुस्लिम एकता की पहले बात करते हैं कि बाद में चल करके वो मुसलमानों के पैरोकार बन गए। और जब कभी संप्रदायवाद की चर्चा हम लोग करेंगे तो वहां पर भी एक भूमिका इनकी दिखेगी। तो तीसरी बात भी आप कहेंगे कि इसको सही है। चौथी बात करें कि बहावी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कहेंगे कि आप इसकी 1820 से बड़ा लंबा आंदोलन चला था। अब्दुल बहाव की शुरुआत इन्होंने किया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो अहमद शाह बरेलवी जो है कि आप कहेंगे कि इन्होंने किसकी शुरुआत की? एक कैसा था? आप कहेंगे कट्टर धार्मिक आंदोलन था। कभी कभी आपसे पूछता कि सबसे मजबूत कहां था? आप कहेंगे कि बिहार और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में था। तो इनका काम था कि जो परंपरागत मुसलमान की अवधारणा जो है कि कट्टर सुन्नीवादी विचारधारा को लागू करना, तो इनका काम जो एक सुधारवादी नहीं था बल्कि कट्टर था। तो तीसरी चौथी बात गलत हो गई। आप कहेंगे कौन सा सही है? तो आप कहेंगे इसमें 1 2 3 सही है और इसमें जो है कि चौथी बात इसमें गलत है। आज के विषय पर इस पर चर्चा करते हैं कि भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुधारवादी आंदोलन है? फिर सुधारवादी आंदोलन देख लेते हैं। पहली बात करें कि इसमें प्रार्थना समाज, सुधारवादी आंदोलन की बात करें तो कहेंगे प्रार्थना समाज, कहेंगे कि 1867 में, और कहेंगे महाराष्ट्र में जो केशव चंद्र सेन थे ना, केशव चंद्र सेन की विचारधारा से प्रभावित होकर के आप कहेंगे पांडुरंग ने, आत्मानंद पांडुरंग ने आप कहेंगे कि इसकी स्थापना किया। इसी को प्रेयर सोसाइटी भी कहते हैं। इनका काम क्या था? आप कहेंगे कि इनका काम था जातिगत विरोध करना, जाति विरोधी थे, धार्मिक आडंबर के विरोधी थे, महिलाओं के उत्थान की बात करते थे, महिलाओं के विकास शिक्षा की बात करते थे। सुधारवादी आंदोलन हो गया। पहली बात बिल्कुल सही हो गई। यंग बंगाल आंदोलन, अच्छा क्या पूछ रहे हैं इसमें? अच्छा सुधारवादी पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि क्रम से न पूछें तो थोड़ा उसको लिखते चल रहा था। यंग बंगाल मूवमेंट आप कहेंगे 1820 के दशक में शुरू हुआ था। कौन है? डिरोजियो साहब, बिबियन हेरियन डिरोजियो साहब है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें इनकी विचारधारा क्या थी? आप कहेंगे जो ब्रह्म समाज की विचारधारा थी
समाज की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा उनके तुलना में कहेंगे कि बढ़ाया, उनकी तुलना थोड़ा रेडिकल प्रवृत्ति के हैं, उग्रवादी सुधारवादी हैं। माई कंट्री इज ए ग्लोरियस पास्ट इन्होंने कहा था, और तो ये भी सुधारवादी आंदोलन है। तीसरी करें कि देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन कब हुआ था, तो इसका मतलब दूसरी बात भी सही हो गई। आप कहेंगे 1866 ईस्वी में सहारनपुर में देवबंद आंदोलन, कासिम ननावती, रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननावती, और इसके बाद आप कहेंगे कि रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। विचार क्या था इनके, कहेंगे तो कट्टर थे, इनका भी विचार क्या था, विचार कट्टर था। यानी जो परंपरागत इस्लामिक परंपरा थी उसको लागू करना। आज भी आप देखते हैं कि रीढ़ माने जाते हैं, तो कहेंगे कि ये सुधारवादी नहीं थे, ये कट्टर थे। रामकृष्ण मिशन, आर्मी के रामकृष्ण मिशन जो है कि 1897 में आप कहें कि 1897 में बिल्लूर में इसकी स्थापना। आप कहेंगे ये तो विवेकानंद साहब हैं, विवेकानंद, तो विवेकानंद को तो आप कह नहीं सकते हैं। आप कहेंगे उन्होंने धार्मिक पाखंड का विरोध किया, धार्मिक जो पाखंड है उसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा का विकास किया, उन्होंने वेदांत के बारे में चर्चा की। इसका मतलब है कि इनका सुधारात्मक विचार दृष्टिकोण था। आप कहेंगे चौथी बात सही है। तो करें कितने सुधारवादी आंदोलन थे, कहेंगे केवल 3, यानी 1, 2, 4। आइए 21वें सवाल की चर्चा करते हैं, देखते हैं 21वां सवाल क्या कर रहा है। करा कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, देखते हैं कि इसमें क्या करें कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी, लेकिन उन्हें अपने मृत पति की संपत्ति विरासत को मिलने से रोक दिया। कब पारित हुआ, कहेंगे 1800। जो विधवा पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह की अगर चर्चा हम लोग करें तो आप कहेंगे विधवा पुनर्विवाह जो था आपका वो 1856 में पारित हुआ। और इसके बाद अधिनियम कम से कम महिलाओं के प्रति एक दृष्टिकोण जो बदला, कि जो आज भी लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी देखते नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि शुभ काम में मैं जब देखता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि महिलाओं को किसी शुभ काम में आप आगे लेकर नहीं जाते, जबकि भाई मृत्यु तो किसी के बस की बात है नहीं, सबको जाना किसी न किसी दिन। और इनके साथ अभी भी आप देखते हैं कि इस प्रकार का सामाजिक भेदभाव होता है जो निहायत गलत है, और एक मोमेंट चलाने की जरूरत इसी है। फिर भी तो आप कहेंगे इसमें इसको कैनिंग के काल में पारित किया गया, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो, लेकिन जो उसमें करें कि अपने मृत पति की संपत्ति विरासत में लेने से रोक लगा दी, कहने की यह बात यहां से इन्होंने गलत कर दिया, यहां से इन्होंने ऐसा कुछ प्रावधान इसमें नहीं था। तो कहेंगे कि एक बात तो गलत हो गई। करें कि 1929 में शारदा भारत में बाल विवाह को सीमित करने वाला पहला कानूनी प्रयास था। ये देखिए कि हरिविलास शारदा जो है, हरिविलास शारदा अगर आप देखेंगे, विलास शारदा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 1929 में एक विधेयक लेकर के आए और उसको कानून बनाया गया, जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं की जो उम्र थी, लड़कियों की जो उम्र थी, उसमें आप कहेंगे 14 वर्ष, और लड़कों की जो उम्र है उसको कहेंगे कि आपको 18 वर्ष निर्धारित की गई, और एक कानून का रूप ले लिया इसने। यानी इससे कम उम्र में जो है कि अब लड़कियों की शादी नहीं होगी। 1861 का 91 का जो आयु सीमित अधिनियम था, उसमें आप देखेंगे कि उसमें विधानसभा में पेश किया गया था। यही कानून की शक्ल की बात नहीं थी, इसमें कानून की शक्ल की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात इसमें सही है। यानी एक प्रकार से कानून बन गया, तो पहला प्रयास था। 1869 के भारतीय तलाक अधिनियम में पुरुषों और महिलाओं दोनों को सभी परिस्थितियों में तलाक लेने के समान अधिकार थे। पुरुष प्रधान समाज था
अब पुरुष प्रधान समाज में इतनी जल्दी पुरुष अपनी धारणा छोड़ेगा? आप में पुरुष प्रधान समाज था। अभी भी आप देखेंगे तलाक के संदर्भ में आप कहेंगे पुरुषों को क्या था? पुरुषों को अगर आप देखेंगे एक प्रकार का एकाधिकार था, ठीक है। अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं था कि आप बाद में रुकमा बाई केस आएगी, बड़ी फेमस केस थी और यूपीएससी में सवाल उसमें पूछा गया था। दूसरी बात भी इसमें क्या हो गई? गलत हो गई। तीसरी बात भी गलत हो गई। समान अधिकार नहीं था। अभी पुरुषों को वरीयता मिलती थी, बाद में चलकर के आप देखेंगे कि वो जो है कि चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि कितने गलत हैं? तो कहेंगे कि इसमें 2 गलत हैं। देखिए गलत पूछ रहा, सही नहीं पूछ रहा। एक बात इसमें गलत कहेंगे कि इसमें क्या होगा? 2 इसमें गलत है, 1 और 3। 22वें सवाल चलते कहते कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए निम्नलिखित कदमों को उनके अधिनियम के कालानुक्रम क्रोनोलॉजी को व्यवस्थित करिए। कर लेते हैं व्यवस्थित। करें कि शारदा अधिनियम, अभी मैंने आपको बताया कि 1929 में अगर आप कहेंगे कि हरिविलास शारदा के नेतृत्व में, हरिविलास शारदा के नेतृत्व में, शारदा के नेतृत्व में आप कहेंगे कि एक कानून लेकर के आया गया। और अभी आपने देखा कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों को 18 वर्ष निर्धारित किया गया और कहा गया कि इससे कम उम्र में शादी करना वर्जित होगा। फिर करें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आप कहेंगे 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम टर्निंग के काल में पारित किया गया। सती प्रथा उन्मूलन, आप कहेंगे कि 1829 रूल 17 के अंतर्गत। और इसमें कहा गया कि भाई कोई भी महिला अगर सती होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके घर के मुखिया की होगी, क्योंकि बिना पुरुष के सहयोग से सब चीज हो नहीं पाएगा ना फिर। तो सती प्रथा उन्मूलन विलियम एंटी के काल में, तो इसका मतलब है कि यह पीरियड हो गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहेंगे कि 1956 में का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया और उसमें आप देखेंगे महिलाओं को राइट्स मिले। तो इसका मतलब है कि आपको 4 बातें इसमें होगी। अब हमको मिलाना है, तो मिलाते हैं। सबसे पहले कौन सा है? ये 1929 है, 1956 है, 1929। इसका मतलब 3 पहले होगा, तो 3 हमको मिल गया। तो पहली बात हमको मिल गई। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि फिर 2 होगा, यहां 1 है, यहां 2 है, तो मतलब हमारा 1856 का हो गया। फिर इसके बाद आपसे करें कि 1929, फिर 1 हो गया। फिर इसके बाद जो है कि 4 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में अधिनियम बनाम गवर्नर जनरल वायसराय पर विचार करें। देख लेते हैं, विचार करते हैं क्या करें इसमें। युग्म सही सुमेलित है, देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो कह रहे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैंने आपको बताया किसके में? लॉर्ड कैनिंग के काल में है। कैनिंग के काल में अगर आप देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और कहें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो गड़बड़ हो गया। तो पहली बात क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, रॉन्ग हो गया। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 लॉर्ड कैनिंग, कहेंगे साहब ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी रॉन्ग हो गई। फिर करें कि सहमति आय अधिनियम लॉर्ड इरविन, आप कहेंगे नहीं साहब ये तो लॉर्ड लैंसडाउन है, तो इसका मतलब है कि तीसरी बात भी गलत हो गई, लॉर्ड इरविन नहीं हुआ। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 लॉर्ड लैंसडाउन हो गया। तो आप कहेंगे नहीं, तो ये तो 29 में हरिविलास शारदा अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इरविन के काल में, तो चौथी बात भी इसमें गलत हो गई, ठीक है। कह रहे हैं कि युग्म सही सुमेलित है। अब इसका मतलब करें 1 सही है, 2 सही, 3 सही, चारों। पहली बात कोई सही नहीं है, ठीक है। इसमें सुधार कर लीजिएगा आप। हमको लग रहा है क्वेश्चन बनाते समय भी कुछ गड़बड़ी इसमें हुई होगी, ठीक है। या तो कुछ दे देते तब सही होता, मिला लेते हम लोग। करे कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, सब आपने इधर, ठीक है। तो कौन गलत सुमेलित है ऐसे कह लीजिए। इनमें से कितने युग्म गलत सुमेलित हैं ऐसे लिख लीजिए, काट करके बना लीजिए। गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित है, कहेंगे चारों गलत सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसका सही और सटीक उत्तर इसका हो गया डी।
24वां प्रश्न करना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान स्थापित महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महिला संगठन सवाल हमसे कर रहे हैं। कह रहे कि भारतीय स्त्री मंडल महिलाओं के उत्थान के लिए स्थापित पहला अखिल भारतीय संगठन था। थोड़ा इसको देख लेते। ये जो भारत स्त्री मंडल जो है ना, भारत स्त्री मंडल अगर बात आपसे किया जाए तो इसकी स्थापना 1910 में इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में किसने किया था? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ने, सरला देवी चौधरानी ने किया था। महिलाओं की शिक्षा के विकास और इस प्रकार की बातें तो कहेंगे कि बिल्कुल पहला संगठन था अखिल भारतीय स्तर पे। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना पंडित रमाबाई। कहेंगे कि पंडित रमाबाई नहीं है, ये रमाबाई रनाडे है। रमाबाई रनाडे है, पंडित रमाबाई नहीं है। कब हुई थी? सोशल लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आप कहेंगे कि ये 1904 में हुई थी। तो इसके अंदर दूसरी बात क्या हो गई? रंग हो गई, गलत हो गई। तीसरी बात करें कि आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना करवे महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया था। आप कहें कि तीसरी बात भी गलत हो गई। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना किया था महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए। तो तीसरी बात भी गलत हो गई। कितने सही है? कहेंगे साहब इसमें केवल एक सही है, यानी ए सही है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बात गलत हो गई। चौथी बात, 25वीं सवाल देख लेते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान स्थापित अखिल भारतीय संगठनों की स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित करिए। कर लेते हैं कालक्रम में व्यवस्थित। करें कि भारत स्त्री मंडल की स्थापना, अभी आपको हम पीछे पड़ चुके हैं, 1910 इलाहाबाद, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। और आप देखेंगे इसकी लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 किसने किया था? आप कहेंगे कि रमाबाई रानाडे। रमाबाई इसको कर लेते हैं, इसको कर लीजिए कि बंबई में यह है। कहां पर है? उस समय बंबई, इस समय मुंबई। मुंबई किसने किया था? आप कहेंगे इसकी स्थापना किया था आपको रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे ने किया था। आर्य महिला स्थापना कहेंगे कि 1882। कहां पर? पुणे में। किसने किया था? आप कहेंगे कि पंडिता रमाबाई ने, रमाबाई ने किया था, वही महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए। फिर इसके बाद करें कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में कहां पर हुआ था? पुणे में, फर्गुसन कॉलेज में। किसने किया था? इसकी स्थापना किसने किया था? मार्गरेट कजिन्स ने किया था इसकी स्थापना। मार्गरेट कजिन्स ने इसकी स्थापना किया था। कजिन्स ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आप कहेंगे कि इसकी बड़ौदा की महारानी ने किया था। बड़ौदा की महारानी ने, गायकवाड़ के महारानी ने किया था। तो कहेंगे 1927 में। कहां पर हुआ था? आप कहेंगे पुणे में हुआ था। क्रोनोलॉजी हमसे पूछ रहे हैं। इनका जो पूरा नाम था चिमनाबाई गायकवाड़, चिमनाबाई गायकवाड़ ने किया था। कब किया था? 27 में। अब मिलाइए क्रोनोलॉजी, समझ गए हम। तो पहला कौन सा होगा? 3 हमको 3 में दिया है, 1 2 3। हमको 82 में हो गया ये सबसे पहले। फिर 2 यहां भी दिया है, 2 यहां भी दिया है। फिर हो गया आपका 2 हो गया, 2 को भी घेरा लगा लेते हैं। फिर 1 है तो 1 हो गया, 4 हो गया। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो गया आपका ए। तो मेरा ख्याल है
आज यहीं तक हमको रहने देते हैं। अभी आपका एक भाग हुआ है, अभी इसका एक अदर भाग भी आपको आएगा। तो मेरा ख्याल है सभी लोगों से, जितने भी बच्चे थे, सभी लोगों से निवेदन है कि इसका मतलब है कि आपने अच्छे से इसको आत्मसात करेंगे और इसको बेहतरीन नेक से आप देखेंगे। और दूसरा जो इसका भाग है वो कल आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज इसको देख करके आप लोग, चूंकि यहां से सोशल सुधार आंदोलन से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देखें, आप अच्छे से पढ़ें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। और इसके बाद देख करके जो भी चीजें, नई चीज आपको मिलती है उसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।